गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो बायो सेवर्ट के नियम हैं इसके अनुप्रयोग चल रहे हैं, ठीक है। और कल मैंने एक टॉपिक कराया भी था। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, देखो नेक्स्ट जो इसका अनुप्रयोग है वो क्या है, यानी जिसमें बायो सेवर्ट का प्रयोग होता है। तो यह है वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर जो तात्पर्य है, कोई हमारे पास क्या है, एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है, ठीक है। ये कुंडली हो गई और इसमें क्या है, आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, या धारा क्या करो, इधर से प्रवाहित करो और क्या है, इधर से बाहर निकल रही है। अब हमने इसका जो केंद्र है वो ओ मान लिया और उसकी जो त्रिज्या है हमने कितनी मान ली, ए मान ली। अब क्या है कि देखो, जब हमारी धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या होती है, सतह के लंबवत बाहर की ओर। यानी कल बताया था मैंने कि जो डॉट होता है हमारा, ये किसे प्रदर्शित करता है, बाहर की ओर को प्रदर्शित करेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है। अब हमने क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये कोई मान लिया हमने बिंदु P है, यहाँ पे हमने कोई अल्पांश मान लिया dl, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी इस बिंदु पे हमने क्या मान लिया, अल्पांश मान लिया dl। तो सबसे पहले हम dl के कारण इसके केंद्र पर क्या निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बाद इस क्या है, पूरे लूप के कारण, यानी जो पूरी कुंडली है, देखो कुंडली को हम लूप भी बोल देते हैं, इसके कारण निकालेंगे। और सभी को पता है कि जब हम पूरी कुंडली के कारण निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो हमें चित्र में दिख रहा है वो लिखेंगे हम। क्या दिख रहा है हमें, देखो माना ए त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है, ठीक है। यहीं से एक हेडिंग में से लिख देंगे ये लाइन, कुंडली है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सभी को पता लग गया इतनी बात है। अब इसके बाद में क्या है, माना कुंडली के केंद्र पर क्या ज्ञात करना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें बायो सेवर्ट का नियम का प्रयोग करना है, और बायो सेवर्ट के नियम में क्या है, किसी भी तार पर क्या चाहिए, अल्पांश चाहिए। तो हम इसके क्या है कि इस बिंदु P पर क्या है, कोई अल्पांश मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, कुंडली की परिधि पर, ठीक है, क्या है, कोई अल्पांश dl मान लेते हैं, ठीक है। तब dl के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो जो बायो सेवर्ट का नियम था, अब इसके कारण क्या है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे dl के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना होगा हमारा, dB होगा। क्या था, μ0/4 और इनटू में क्या था, आई dl साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी कितनी होगी, 90, क्योंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है क्या है, इसके सतह के लंबवत होगी। तो यानी जो अल्पांश है इसके लंबवत। अब यहाँ से देखो अपोन में क्या आएगी, r², लेकिन हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, a²। तो यहाँ से बताओ जो dB की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, μ0/4 और इनटू में क्या, IDL/a²। समीकरण क्या बन गया हमारी, 1। तो आई होप सभी की समझ में आ गई होगी। और एक बात और प्यारे बच्चों, जो इसकी दिशा होगी वो भी बता दी मैंने, क्या होगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिख दूँ, चलो मैं ये, ठीक है। चलो यहाँ से एक नोट पॉइंट सभी लिख देता हूँ कि इसकी जो दिशा है किस प्रकार, देखो इसकी दिशा हम पैच के नियम के अनुसार भी ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं क्या है एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि पेंच के नियम अनुसार जो इसकी दिशा क्या है, कुंडली कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बातें हो गई। और किसी भी फेरे के सभी अवयवों के कारण ठीक है, अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही होगी। अतः एक पूरे फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो सबसे पहले क्या है, अब पेंच के नियम के द्वारा जो इसकी दिशा है कुंडली के तल के लंबवत होगी। और देखो ये जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये तो आई है हमारी डीएल के कारण। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमारा सूक्ष्म कोई अवयव है, यानी सूक्ष्म हमारा कोई मान आता है, तो हम क्या है उसके फिर जो हमारी पूरा जो परिपथ होता है पूरी कुंडली उसके कारण निकालते हैं। तो पूरी कुंडली के लिए हम क्या करते हैं, सभी को पता है कि जो पूरी कुंडली है, पूरी कुंडली के लिए हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। किसका करेंगे यहाँ पे, डीबी का। अब हमें पता है कि जो डीबी है, डीबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, μ0/4 इंटू आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी है हमारे पास ये। अब यहाँ से क्या है, हमें पता है कि जो समाकलन होता है जिसके साथ डी होता है उसका ही करते हैं हम। तो μ0/4 इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा, डी एल। तो यहाँ से जो b बराबर है कितना होगा, μ0/4 इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर। और जो डी एल है, डी एल की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अब कल भी बताया था मैंने कि जो डी एल है इसकी क्या होगी, परिधि। क्योंकि ये हम इसकी तो लंबाई, देखो हमने एक चाप से की तो लंबाई ली है, और जब हम पूरे के कारण लेंगे तो डी एल क्या होगी, इसकी परिधि। और परिधि क्या होती है हमारी 2πr, लेकिन r के स्थान पर कितना है a, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, और एक ए से एक ए कैंसिल। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, देखो μ0 यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ पे कितना बच गया i अपॉन a। तो प्यारे बच्चों जो हमारा फॉर्मूला होगा कुंडली के कारण, ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है एम्पियर आ जाता है। ये भी एम्पियर का परिपतीय नियम। देखो जो एम्पियर का परिपतीय नियम होता है, सबसे पहले आपको बेसिक से मैं बता दूँ ये क्या है। ये बिल्कुल जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय पर ही आधारित है। ठीक है, पता लग गया सभी को। तो देखो जो एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, कोई बंद परिपथ है। ठीक है, ये बंद परिपथ हो गया। और इस बंद परिपथ के अनुदिश, देखो इस बंद परिपथ के अनुदिश मैं लिख देता हूँ, यानी जो हमारा बंद परिपथ है, इस बंद पथ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, रेखीय समाकलन। देखो जब भी रेखीय समाकलन की बात आती है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका डीएल के सापेक्ष समाकलन करते हैं। यानी कि रेखा का मतलब है कि जो उसकी तार की परिधि है, तार के परिधि के प्रत्येक बिंदु के कारण, ठीक है, ये ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, रेखा आ गया, इसका मतलब रेखा में क्या होती है, केवल लंबाई लंबाई होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ये होगा हमारा रेखीय समाकलन। क्या होता है, जो उस परिपथ की कुल धारा है, ठीक है, यानी जो उस परिपथ की कुल धारा है वो क्या है, क्या है, μ0 गुना होती है। ठीक है, कुल धारा का क्या है, μ0 गुना होता है। सिंपल सी बात है। देखो ये मैंने लिख दी, तो गॉस की प्रमेय के रूप में यदि मैं क्या है इसको पढ़ूँ तो क्या पढ़ा जाएगा, ये देखो कि किसी बंद परिपथ, देखो किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है,
उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुणा होता है। ये लिखना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो मैं ये लिख देता हूँ कि इस नियम के अनुसार, सिंपल यह भी क्या लिखना है, देखो किसी बंद परिपथ से या किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुणा होता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए, तो ये हमारा हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसकी क्या है, हम उत्पत्ति भी करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है, सेम बिल्कुल जो गॉस की प्रमेय है उसी पर ही आधारित है। अब यहाँ से क्या है, हम इसकी उत्पत्ति करेंगे कि हम इसकी उत्पत्ति क्या ना कैसे करते हैं। देखो उत्पत्ति करने के लिए जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम ही काम में आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या है, एक अनंत लंबाई का, देखो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय धारावाही तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्या है फिर हम इसमें हम जो हमारा तार है, तार को मोड़कर एक वृत्ताकार लूप बना देते हैं, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने, R है। तो आई होप सभी समझ गए होंगे इतनी बातें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले यही लिखेंगे और इसमें हमने मान लिया कि जो धारा है ये इस दिशा में प्रवाहित हो रही है क्योंकि तार को ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने डायग्राम में देखा, दो बातें वे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय का मतलब है कि सीधा बिल्कुल, ठीक है। ऋजुरेखीय तार है, न कहीं से मोटा और न कहीं से पतला, ठीक है, जिसमें चित्र अनुसार I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। पर बच्चों अब हमने मान लिया, माना क्या करते हैं, हमने तार को R त्रिज्या की कुंडली में मोड़कर, ठीक है। या देखो हम ये भी कह सकते हैं मोड़कर, या देखो या हम ये भी कह सकते हैं कि तार को या तार के, ठीक है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। देखो हमने यहाँ से केंद्र मान लिया O और इसे केंद्र मानकर R त्रिज्या एक वृत्त खींचते हैं। तब इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र, देखो जो प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में I अपॉन R। देखो प्यारे बच्चों समीकरण है कि इसको फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि जो तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं और हटा भी रखा हो, और लेकिन इसमें क्या है उसकी ज़रूरत पड़ती है, मैंने भी नहीं कराया उसे, ठीक है, और तुम्हारी बुक में भी नहीं दे रखा है इसलिए। तो सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला, जब भी किसी तार के कारण क्या है हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, जो तार के कारण क्या होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये होता है। और देखो जो हमारा ये फॉर्मूला है इसे हम इसके बाद ही देखो डेराइव भी कर सकते हैं। चलो इसके बाद में ही एम्पियर के परिपथ के नियम में ही के अनुप्रयोग में ही उसको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले B बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R, ये हो गया। अब हमें पता है कि इससे आगे देखो, ठीक है प्यारे बच्चों, और चूंकि हमें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का
रेखीय समाकलन। अब हमें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये होता है। और सभी ने क्या है 11th में पढ़ा होगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है बी डी एल कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र और डीएल क्या है एक ही दिशा में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो इनके बीच का एंगल होगा क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या लेंगे हम 0 डिग्री, क्योंकि यदि 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे सभी जो हमारा एलिमेंट है सारे 0 हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर होते हैं एक दूसरे के क्या है समांतर होते हैं, और समांतर में हम जहाँ थीटा है थीटा बराबर कितना लेते हैं 0 डिग्री। अब यहाँ से ये बताओ बी डी एल, बी तो हमने बाहर ले दिया, अब ये समाकलन कितना बचेगा डीएल। अब हमें पता है कि हमारा जो डीएल है ये क्या है वृत्त की परिधि पर है, और जब हम पूरी परिधि लेंगे तो कितने हो जाएगा डीएल का मान हमारे पास 2 पाई आर, क्योंकि त्रिज्या कितनी है हमारे पास ये है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो हो गई हमारी समीकरण क्या 2, और पहले वाली लिखना प्यारे बच्चों समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 के अनुसार क्या है ये तो है हमारा कितना बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये हो गया बराबर। अब ये बताओ समीकरण 1 से जो बी की वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और मल्टीप्लाई में कितना है 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर ख़त्म हो गया हमारा। तो यहाँ से जो हमारी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आई के, और आई क्या है हमारी यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो आई होप एम्पेयर के परिपथीय नियम का जो प्रयोग है आपको समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल सी है, सबसे पहले हमें तार के कारण क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद क्या है आपको उसका समाकलन कर देना है रेखीय समाकलन, और रेखीय समाकलन करने के बाद क्या है आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद आपको मान प्राप्त हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना भी आपसे वर्क कराया गया है उसे पेयर में अच्छी तरह नोट कर ले, क्योंकि वो क्या है एग्ज़ाम के टाइम आपकी बहुत ही हेल्प होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।